अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, योर फेवरेट चैप्टर IFRS 15 एंड माइन 2, मेरा भी फेवरेट, आपका भी फेवरेट। ये वाला स्टैंडर्ड हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, अगर इसके जितने पेपर आए हैं अब तक, तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल का तकरीबन रेप्लिका आए हैं। हमारे जो IFRS 15 की बी पार्ट में एग्जाम्पल एग्जामिनेबल हैं, उन्हीं की बेसिस के ऊपर स्टडी टेस्ट के अंदर एग्जाम्पल्स बनाई गई हुई हैं, उन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करके तकरीबन, तो उन्हीं का ही तकरीबन रेप्लिका मिलता है हमें क्वेश्चंस। देखते हैं, स्प्रिंग 2023 का ये पेपर है, स्प्रिंग 23 का। इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी हमारी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन FS बुक्स टू रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। नो मार्क्स विल बी अवार्डेड ऑन एंट्रीज विदाउट डेट्स। डेट्स के बगैर अगर आप चलेंगे तो नहीं मार्क्स मिलेंगे, और ये एक दफ़ा नहीं हो चुका हुआ इसके साथ लिखते हुए। तकरीबन जब भी जर्नल एंट्रीज पूछता है तो वो कहता है डेट्स के हिसाब से अगर एंट्रीज करोगे ना तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेट्स के ऊपर ही तो क्रूशियल सारी चीज़ होती है और एंट्री चेंज होती है। देखते हैं जी, 3 एडजस्टमेंट्स हैं, 9 मार्क्स हैं। इसका मतलब है एक एडजस्टमेंट के कितने मार्क्स हुए? 3 मार्क्स। पहली एडजस्टमेंट, फ्लोरेंस लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर ऑफ शिप्स entered into the following contracts। मैन्युफैक्चरर ऑफ शिप्स है, कहता है हमारा साल एंड होता है 31 दिसंबर 22 पर, साल के पहले दिन हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट अ क्रूज शिप फॉर 400 मिलियन टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 23। 1 जनवरी 22, 31 दिसंबर 23 मीन्स 2 साल का गैप। 2 साल के गैप के ऊपर 2 एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ ओनली 2 एग्जाम्पल्स जो हमारे कोर्स में, एग्जाम्पल 26 और एग्जाम्पल 29। एक के अंदर है हम एडवांस में चीज़ दे देते हैं, पैसे बाद में आने हैं। दूसरे में है हम एडवांस में पैसे ले लेते हैं, पैसे बाद और चीज़ बाद में 2 साल बाद देनी है, और 2 एग्जाम्पल्स खत्म हो जाती हैं। एक के अंदर हमारा बनता है लायबिलिटी, एक के अंदर हमारा बनता है एसेट, जिसमें चीज़ दे दी है हमने, पैसे लेने वाले हैं, रिसीवेबल हैं, और पैसे मिलने हैं बाद में 2 साल बाद। दूसरे में हमने पैसे पहले ले लिए हैं, कैश डेबिट कर लिया है, और लायबिलिटी हमारे सर पे आ गई है, उसमें 2 साल बाद हमने देनी है। तो ये 2 सिनेरियोज हैं, उनमें से एक सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है, और पहले भी ये फेवरेट रहा है। ये 2 एग्जाम्पल्स इसी तरह से रेप्लिका होकर आती रही हैं। मुफ्त के मार्क्स 3 मार्क्स। टू डेट ऑन विच द कंट्रोल ऑफ द 400 मिलियन टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 23, दैट इज द डेट ऑन विच कंट्रोल ऑफ द शिप वुड बी ट्रांसफर्ड टू AL एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। 90% ऑफ द एग्रीड अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय AL एंड द बैलेंस विल बी पेड ऑन डिलीवरी। पैसे पहले आ गए हैं, पैसे पहले आ गए हैं, डिलीवरी 2 साल बाद होगी। 90% पैसे आए हैं, 400 का 90% 360, ये पैसे आ गए हैं। टिल 31 दिसंबर 22 ओनली 40% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप वाज कंप्लीटेड एट द कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन। अभी तक 40% कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका हुआ है और 150 मिलियन का कॉस्ट लग चुकी हुई है।
अब हम जाते हैं स्टैंडर्ड पर। स्टैंडर्ड में हमें ये कहानी कहाँ पर नज़र आती है? स्टैंडर्ड 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 वेयर आर यू? कहता है हेयर आई एम, इधर मैं हूँ, ये मैं हूँ स्टैंडर्ड। अब अगर आप चले जाएं इसके स्टार्ट पे, बिल्कुल स्टार्ट पर, तो हमें लिस्ट मिल जाएगी एग्जाम्पल्स की। और अगर हम स्टडी टेक्स्ट से जस्ट एग्जाम्पल्स खोल कर देख लें कि कौन कौन सी टेस्टेबल हैं, तो चंद एग्जाम्पल टेस्टेबल हैं, मैंने टिकी हुई हैं थोड़ी थोड़ी सी। आपकी 5 एग्जाम्पल टेस्टेबल है, उसके बाद 11 नंबर टेस्टेबल की लिस्ट में नहीं आती लेकिन स्टडी टेक्स्ट में डिस्कस हुई है। फिर आपकी वेरिएबल पेनल्टी आती है, 20 नंबर आती है, 22 नंबर आती है, 24 नंबर आती है, वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव्स। फिर आपकी 26 नंबर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट राइट ऑफ रिटर्न, एडवांस पेमेंट एंड असेसमेंट ऑफ द डिस्काउंट रेट्स। एडवांस पेमेंट के ऊपर आपका कहानी है, एडवांस पेमेंट बी पार्ट के बिल्कुल स्टार्ट पे लिस्ट दी होगी। एग्जाम्पल 31 है टाइटलमेंट टू नॉन कैश कंसिडरेशन। फिर आपकी 33 नंबर, 34 नंबर, 36 नंबर, 38, 39, 40 ये टेस्टेबल हैं। उसके बाद आप चले जाएं तो आपकी 49 नंबर टेस्टेबल है मटेरियल लाइट डिस्काउंट वाउचर। फिर आपकी 63 नंबर गालबन टेस्टेबल है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। ये इतनी थोड़ी सी एग्जांपल्स हमारी टेस्टेबल है और इन्हीं पे से अक्सर पेपर आता है। अब हम चलते हैं 49 नंबर, हमने लिस्ट में से देखा एडवांस पेमेंट की कहानी क्या है बाद में। 29 नंबर ज़रा देखते हैं, अगर कोई आपके कोर्स में 20 एग्जाम्पल्स हों तो मेरा ख्याल है 20 एग्जाम्पल पढ़ने में कोई ख़ास टाइम नहीं लगता बच्चों और उनको देखने में। एग्जाम्पल नंबर 29 एडवांस पेमेंट एंड असेसमेंट ऑफ डिस्काउंट रेट। लें जी, स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल क्या कहती है? ये इसी के अंदर क्वेश्चन भी होता है, उसी के अंदर आंसर भी होता है। एंटिटी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल एन एसेट, कंट्रोल ऑफ द एसेट विल ट्रांसफर टू द कस्टमर इन 2 years टाइम। हमारी के क्वेश्चन के अंदर भी यही है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। ये पॉइंट इन टाइम, पॉइंट ओवर टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्टैंडर्ड में। Contract includes 2 alternative payment options, payment of 5,000 in 2 years when the customer obtains control of the asset or payment of 4,000 when the contract is signed। 2 ऑप्शंस हैं, 5,000 या 4,000। 4,000 अगर अभी आज मिल जाए तो क्या होगा? हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। द कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4,000 when the contract is signed। हमारे केस में भी यही वाला कहानी दी गई है। स्प्रिंग 23 में भी यही वाली कहानी दी गई है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो पैसे मिल गए, 60% पैसे मिल गए, सॉरी 90%। एंटिटी कंक्लूड्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब आपको सेम क्वेश्चन दे के क्या कह सकता है? एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन कहां से करोगे? स्टैंडर्ड की एग्जांपल उठाओगे और लिखना शुरू कर दोगे। ये आंसर दिया हुआ है। Entity concludes that contract contains a significant financial component because of the length of the time between the customer pays or when the entity transfer the asset to the customer as well as the prevailing interest rate in the market। अब ये वाली चीज़ है, यहाँ तक कहानी आपको लिखनी है। अगर आपको एक्सप्लेन करने का बोलता है, अभी तो जनरल एंट्रीज का बोला, कल को क्या करेगा? एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो। और जब डिस्कस करने की बारी आएगी तब सारे स्टूडेंट्स ऐसे बैठे होंगे, अब क्या लिखें? और एग्जाम्पल रेप्लिका ही होगी। अगली चीज, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द ट्रांजैक्शन इज दिस। कैसे पता चला? 11.8% है।
ये भी हिस्टोरिकली प्रीवियसली आ चुका हुआ है। फ्यूचर की वैल्यू क्या है 5000, आज वैल्यू क्या है 4000, दोनों का डिफरेंस लो और आंसर आए। और ऐसे नहीं डिफरेंस लेना काका, फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लिखना है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ टू पावर -n। प्रेजेंट वैल्यू 4000 है, फ्यूचर वैल्यू 5000 है। 1 + i ये आपको नहीं पता, रेट है, -2 साल है। आप यहाँ से कैलकुलेटर पे पुट इन करेंगे और आंसर निकाल देंगे कि i कितना बनता है, इंटरेस्ट क्या बनता है। अभी तो क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया ही नहीं है, इस एग्जांपल्स का एक छोटा सा पार्ट दिया है। कितना आया बेटा जी? 11.8% आ गया, 0.118 आंसर आ गया होगा, ठीक है। ये 11.8% लिखा हुआ। इंटरेस्ट रेट 18%, विच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक 2 अल्टरनेटिव पेमेंट्स ऑप्शन इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। दोनों ऑप्शंस को क्या किया है? इक्विवेलेंट किया है। However, the entity determines that in accordance with the paragraph 64 of IFRS 15, the rate that should be used in adjusting the promised consideration is 6%. कहता है implicit rate market rate के बराबर नहीं है, market rate है 6%, which is the entity's incremental borrowing rate. अब दो रेट्स की कहानी हमारे क्वेश्चन में नहीं की गई, कल को करेगा, हिस्ट्री में कर भी चुका हुआ है। सेम एग्जांपल टेस्टेड है एज इट इज, पूरा रेप्लिका उठा के दे दिया हुआ है, दो ऑप्शंस भी दे दी हुई हैं। हम पिछले पास पेपर्स निकाल कर चेक करें तो उसमें भी इसी तरीके से कोई डायरेक्टली रेट दे दिया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। आगे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद है। पहली एंट्री, रिकॉग्नाइज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फॉर इतने 4000 पेमेंट रिसीव्ड एट अ कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, एंट्री भी दी हुई है। तो अब मेरे क्वेश्चन में क्या ये पहली एंट्री ये नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगली एंट्री कहता है जब आगे बढ़े, ड्यूरिंग द 2 years टाइम until the transfer of the asset, the entity adjusts the promised amount of consideration in accordance with the paragraph 65 and accrete the contract liability by recognizing interest 4000 at 6% per annum। तो यहां से भी पता चला यार कौन सा लेना है, मार्केट रेट लेना है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेना है, वो इम्प्लिसिट रेट छुपा हुआ नहीं लेना कि दो पेमेंट ऑप्शंस के बराबर जो हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एंट्रीज। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का एक बनाया हुआ है, 4000 थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 6% पर पहले साल आएगा, आप 4000 के ऊपर बुक करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, सीडी आएगा, फिर ये सीडी ओपनिंग बन जाएगा, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस 6% पर ये आ जाएगा। और ये मेरी 2 साल बाद जब पेमेंट हो, जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट की एंट्री हो जाएगी। और ये एंट्री भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इन्होंने 2 सालों का इकट्ठा काम कर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। एक चीज़। अगली चीज़, अगर मेरा परपेचुअल सिस्टम यूज़ हो रहा होगा तो जब आप रेवेन्यू लिखते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी साथ लिखनी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये वाला काम करना होता है आपने। अब ये तो बच्चों वाला काम ही है ना आप, और क्या 4 एंट्रीज दे दी हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, स्प्रिंग 23 के क्वेश्चन के ऊपर, और देखते हैं कि जनाब स्प्रिंग 23 के क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे दिया है। क्या 400 मिलियन का 90% मुझे अभी आ रहा है? 400 ज़रब 90%, 360 कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट पहला साल। अब हमने सिर्फ अपने साल की एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? सिर्फ अपने साल की एंट्री पास करनी है। तो अगली एंट्री क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। रेट क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? यहां पे नहीं लिखा हुआ, तो नीचे कहीं पे इंटरेस्ट रेट दिया होगा इकट्ठा। कहता है डिस्काउंट रेट ऑफ 15% पर एनम में बी यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा तो वो ले लेंगे, नहीं तो वही 15% लेके कहानी को चुकता कर देंगे।
इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई रेट दिया हो, नहीं दिया हुआ। 15%, 360 के ऊपर 15% ले, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ये नहीं, ये आंसर आ गया। पहली एंट्री, पहली एंट्री डेट 1 जनवरी के ऊपर, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 400 का 360 आ गया। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी साल के एंड पर 360 का 15%, 54। ये 2 एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री उसने बताया हुआ है कि मैंने अभी तक बना लिया हुआ है, जब तक डिलीवर नहीं होता और जब तक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आपने जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता जाए आपने रेवेन्यू लिखना हो, तब तक आप कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिख सकते, क्योंकि रेवेन्यू नहीं लिखा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं लिख सकते। अब आपने एक चीज़ बना ली है 150 मिलियन खर्चा करके, तो ये तो आपकी इन्वेंट्री हुई ना, तो इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट कर दें कि आपने इतना खर्चा कर लिया हुआ है। 40% ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। ये डॉज देने की कोशिश की है कि आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस के ऊपर शायद कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखनी जानी हो, हालांकि रेवेन्यू भी नहीं लिखा जा रहा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिखी जाने का कोई ताल्लुक नहीं बनता। क्या एटलीस्ट 2 एंट्रीज रेप्लिका थी पूरी उस एक ही एग्जाम्पल से? मैं ये वाली दूसरी एग्जाम्पल भी निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन अभी टाइम उस तरीके का नहीं है कि मैं सारी की सारी एक एक एग्जाम्पल आपके सामने पुट इन करूं। तो ये क्या हो गई? अदरवाइज ये चीज पार्ट ए में से मिल सकती है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कब लिखनी है आपने। तो हर एडजस्टमेंट में 3 एंट्रीज होंगी, शायद 3 एंट्रीज आई हैं, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। ये भी साल के एंड पर है, 150 की ये भी एंट्री की, आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए स्टैंडर्ड से देख के एंट्रीज करके। अगली चीज देखते हैं, अगली एग्जांपल। नेक्स्ट क्या जी? ऑन 1 अप्रैल 22, अपडेट क्या जी? 1 अप्रैल 22 FL entered into a contract with Beta Limited to sell 3 fishing boats for 50 million per boat. The amount was received on 1 April. पहले दिन ही अमाउंट मिल गई। जब पहले दिन ही अमाउंट मिल गई तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। अच्छा जी, बट द बोट्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 मई 22। 1 महीने का फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो या फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा यहाँ पे, 1 महीने का नहीं आता बेटा, हर वक्त नहीं आ जाता, टाइम डिलीवरी में लैग आना चाहिए, 1 महीने का फर्क है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ BL परचेज मोर देन 6 बोट्स, अगर वो मोर देन 6 बोट खरीदता है बिफोर 31 दिसंबर 22, हमारे साल में ही 6 बोट से ज्यादा, FL will retrospectively reduce the price to 48 million per boat। क्या करेगा वो? रिड्यूस कर देगा प्राइस। At the inception of the contract, FL expected that BL would meet the threshold for this discount। आ गया डिस्काउंट वाली। क्या मैं एग्जाम्पल्स ढूंढ सकता हूं स्टैंडर्ड से जिसके अंदर डिस्काउंट की कहानी दी जा रही हो, जिसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिवली की कहानी मौजूद हो? तो बिल्कुल ढूंढ सकता हूं स्टैंडर्ड से। और जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ ना वो भी ढूंढ सकता है, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगा जो ना नहीं पढ़ेगा। मेरे नज़दीक वो बेवकूफ़ इंसान होगा जो पहले से एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेगा। क्या यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 24 वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव आता है? क्या मैंने भी अब वॉल्यूम डिस्काउंट ही दिया गया है एग्जाम्पल 24 में कि मैं ज़्यादा परचेज करूँगा तो एक डिस्काउंट मिलेगा? एक ये एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल 40 होगी आई थिंक सो, डिस्काउंट से रिलेटेड, जो 39 और इसी तरीके से ही होगी
शायद नहीं, ये तो प्रेजेंटेशन की है। ये लीजिए डिस्काउंट वाउचर की है एक 49, नाम लाजमी नहीं है कि ये एग्जैक्ट आपको एग्जांपल नंबर याद हो। 49 भी डिस्काउंट वाउचर से रिलेटेड करती है। ये वो वाली डिस्काउंट वाउचर्स हैं जो आप अगर किसी जगह पर जाते हैं, केयरडेंस पर जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो लॉयल्टी पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं ये उससे रिलेट करती है। सम आओ अभी 24 नंबर एग्जांपल ट्रिगर हो रही है और चंद एग्जांपल्स हैं आपके कोर्स में, उन्हीं में से उसने उठा उठा के क्वेश्चन देना होता है। हाँ, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए है। जब तक आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तब तक आपके सामने एग्जांपल्स जितनी मर्जी आ जाएं आप शायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए एग्जांपल कहाँ से क्या क्या कुछ आ रहा है। लेट्स सी दिस एग्जांपल। एंटिटी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर ऑन दिस टू सेल अ प्रोडक्ट फॉर इतने। इफ द कस्टमर परचेज मोर देन इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इन कैलेंडर ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट प्राइस पर यूनिट इज रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू इतने। क्या सेम एग्जांपल आ रही? मैंने तो नहीं बनाया पेपर, मैं तो सारे के सारे जितने पास पेपर हैं तकरीबन सारे दिखा सकता हूं। ये वाली एग्जांपल फिट इन हो रही है। कॉन्सिक्वेंटली द कंसिडरेशन इज द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरिएबल। अगर आपको लिखने का आ जाएगा ना तो आप दरमियान में आके ये वाली बात लिखेंगे। इट मीन्स कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरिएबल, फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। पहले क्वार्टर में 75 प्रोडक्ट्स गई हैं और एंटिटी एस्टीमेट दैट द कस्टमर परचेज विल नॉट एक्सीड 1000 थ्रेशोल्ड। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं बढ़ेगी फॉर द वॉल्यूम डिस्काउंट इन द कैलेंडर ईयर। अगर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं बढ़ेगी तो हम फुल अमाउंट के ऊपर लिखते रहेंगे, लेकिन अगर होगी कि कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, चांसेस होंगे कि वो डील कर लेगा, तो फिर हम उसकी लायबिलिटी बना देंगे कि हमने वापस करने हैं पैसे 2 रुपए के हिसाब से या जितने भी रुपए के हिसाब से आएगा। अब ये डिस्कशन पढ़ लें। हमारी इस एग्जांपल में क्या है? इस एग्जांपल में है कि वॉल्यूम डिस्काउंट है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कस्टमर विल नॉट बी एबल टू बाय। आगे चलते हैं। कस्टमर ये वाला कह रहा है entity considered that the requirement in the paragraph this variable है, the entity determines that it has a significant experience with this product and with the purchasing pattern of the entity, thus ये conclude करता है highly probable है significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized will not occur when the uncertainty is resolved। अब अगर आपको लिखने का कह देता है ना, डिस्कशन करने का कह देता है, तो आपको ये वाले पैरास काम आएंगे अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ तो। एक्सप्लेन करने का कह देता है, डिस्कस करने का कह देता है, दीज पैराग्राफ विल वर्क फॉर यू। में क्या हुआ है? अगले कस्टमर एक्वायर्ड अनदर कंपनी, एक और कंपनी में खरीद ली और एंटिटी ने सेल कर दिए 1500 यूनिट्स इकट्ठे। अब एक्सपेक्टेशन चेंज होगी, नए फैक्ट्स आए, अब चेंजेस आ गई कि वो 1000 यूनिट से क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड से इंक्रीज कर जाएगा फॉर द कैलेंडर ईयर एंड देयरफॉर इट विल बी रिक्वायर्ड टू रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस द प्राइस पर यूनिट टू 90। अब उसे कम करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हुआ क्या है? कॉन्सिक्वेंटली एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इतना करेगा फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 8। द अमाउंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 45,000 फॉर द सेल ऑफ 500 यूनिट्स जो पहले किए थे 90 रुपए पे, less the change in the transaction price of 750 for the reduction of revenue and relating to the units 10 sold। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग अगर मैं समझाऊं आपको, इस एग्जांपल की अकाउंटिंग, तो वो कुछ ये बनती है। पहले स्टार्ट में रिसीवेबल डेबिट 50,000, रेवेन्यू 90 रुपए के ऊपर क्रेडिट 45,000 और रिफंड लायबिलिटी इतना बननी। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन होती कि ये वापस कर देगा, ये कंप्लीट कर लेगा, तब हमारी ये एंट्री बननी थी। अगर ये एक्सपेक्टेशन होती कि ये क्या कर लेगा, थ्रेशोल्ड मीट कर देगा,
अच्छा जी, पहले क्वार्टर में, सॉरी यहाँ पर पहले क्वार्टर में क्या कहानी बनी, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 75 यूनिट्स गए हैं। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं करेगा, वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर पाएगा। हमने ये वाली एंट्री पास की, कोई रिफंड लायबिलिटी बुक नहीं की। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि कुछ अर्से बाद उसने ढेर सारे यूनिट्स ऑर्डर कर दिए। अब चांसेस ये लग रहे हैं कि जी थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा। अब 500 यूनिट्स ऑर्डर हो गए, 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ, अब हमें काफ़ी हद तक यकीन हो गया कि क्या करेगा, हमें पैसे वापस देने पड़ेंगे, अमाउंट्स जो पिछले हैं उसके भी देने पड़ेंगे। और अब भी अभी चूंकि उस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं किया, लेकिन हमें चांसेस लग रहे हैं कि वापस करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू काम के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाकी की एक लायबिलिटी बुक कर लेते हैं, रिफंड लायबिलिटी। इसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, रिफंड लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। 500 के ऊपर 10 रुपये हमने इसके ऊपर बुक किए, 500 ज़रब 90 ये हमने रेवेन्यू बुक किया, और 50,000 का हमने रिसीवेबल बुक कर दिया। पैसे में 50,000 ही आएंगे, अभी हम 50,000 ही लेंगे। इसके अलावा हमने साथ ही एंट्री ऊपर वाले की भी पास कर दी। ये जो हमने 7500 के ऊपर 100 रुपये के ऊपर कर दिया था, हमने इन 75 यूनिट्स के ऊपर 10 रुपये की रिवर्सल डाल दी, रेवेन्यू कम कर दिया। रेवेन्यू डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। 75 ज़रब 10 750 की हमने ये वाली एंट्री पास कर दी, रेवेन्यू डेबिट, रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। अब आप अगर नेट करें रेवेन्यू को 45,000 माइनस 750, तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 575 यूनिट्स जा चुके हुए हैं। 90 के हिसाब से इतना रेवेन्यू होना चाहिए टोटल रिकॉर्ड, और इतने की लायबिलिटी आपकी आनी चाहिए क्लोजिंग में। ये आपकी कहानी है एक सिंगल। इसके ऊपर 4 कहानियां बनाई जा सकती हैं कि पहले एक्सपेक्टेशन थी कि वो वापस कर देगा, वो थ्रेशोल्ड मीट कर जाएगा। अगर एक्सपेक्टेशन हो स्टार्ट में कि थ्रेशोल्ड मीट कर जाएगा, तो मैं पहले दिन ही क्या एंट्री पास करनी थी, रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट, पहले दिन ही ये वाली एंट्री पास करनी थी मैंने, ये वाली। और फिर अगर हो जाता कि नहीं अब ऐसे लग रहा है कि नहीं होगी, जब ये लगे कि नहीं ये वाली मीट नहीं होगी, उस डेट के ऊपर क्या करोगे, रिवर्सल एंट्री पास कर दोगे, रिफंड लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कर दोगे। मींस बस 1 महीना रह गया है, कुछ भी नहीं हुआ, आप चांसेस यही लग रहे हैं कि कुछ नहीं होना, तो आपने रिकॉर्ड की हुई है, रिवर्स कर देंगे। अब रेवेन्यू के ऊपर पूरा कर देंगे, या कम से कम ईयर एंड के ऊपर तो कर ही दोगे ना कि नहीं थ्रेशोल्ड मीट हुआ। तो अब क्या ये सेम यही वाली एग्जांपल है हमारी, अगर आपने ये देख के की हो और पढ़ी हो तरीके से, तो आप आराम से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आओ जी, एग्जाम्पल 24, क्या आप पढ़ें, क्या गौर से देखें, क्या ये वही वाला एग्जाम्पल है, रिट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल को ही हो रहा है। As per the contract, if BL purchase more than 6 boats before 31 December 22, FL will retrospectively reduce the price to 48 per boat. At the inception of the contract, FL expects that BL would be meet the threshold. स्टार्ट में ही हमारे लग रहा है कि ये वो मीट कर जाएगा, इसका मतलब है मैं स्टार्ट पर ही पैसे लेते साथ ही क्या करूंगा, रिफंड लायबिलिटी या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर दूंगा 2 रुपए के हिसाब से, 50 मिलियन और 48 मिलियन, तो 2 की मैं क्या कर दूंगा, रिफंड लायबिलिटी, क्योंकि पैसे ले लिए, शायद पैसे लिए कि नहीं लिए। FL expect that BL would be meet the threshold. On 1st November 22, BL purchased 2 additional boats on the same price of 50 million per boat, for which the payment was made in January 23। इसका मतलब यहाँ पर 1 नवंबर के ऊपर हमें पता चल गया कि कहानी ख़त्म है, अब पैसे वापस नहीं करने पड़ने हैं। तो हम 1 नवंबर के ऊपर ही क्या करेंगे, जो 2 मिलियन या जो भी थी 50 मिलियन की एक बोट थी, हमने कितनी खरीदी थी, 2, to sell 3 fishing boats for 50 million per boat. The amount was received on 1st April, but the boats
वर डिलीवर्ड ऑन फर्स्ट में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ वी आर परचेज मोर देन 6, तो उसने 6 के ऊपर तो गया ही नहीं है। 3 फिशिंग बोट्स, 3 पहले खरीदी, 2 बाद में खरीदी शायद, तो 6 के ऊपर तो गया ही नहीं है। Despite FL's expectation, no further order was placed by BL till 31 दिसंबर 22, कोई नहीं आया, 31 दिसंबर 22 तक कोई कहानी नहीं हुई। तो अब आपने क्या करनी है, 31 दिसंबर 22 के ऊपर सारा कुछ रिवर्स कर देना है। चलें जी देखते हैं। 1 अप्रैल 22 के ऊपर 3 बोर्ड्स आई, और पहले दिन अभी डिलीवरी भी नहीं हुई तो आपके पास कैश आ गया, तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 150 के हिसाब से। अभी आप रेवेन्यू नहीं लिख सकते। 1 मई को जब गई हैं चीज़ें तब आपको लिखना है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आप 150 के साथ ही डेबिट कर दें और एक रिफंड लायबिलिटी बना दें 6 की, और रेवेन्यू लिख दें 144 के साथ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनाई हुई है तो बेशक 6 के साथ कुछ भी ना करें, वो 6 ऑलरेडी लायबिलिटी के अंदर पड़ा हुआ है। दोनों तरीक़ों से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद 1 नवंबर को पैसे बाद में मिलने हैं, ठीक। अभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि शायद और ऑर्डर आ जाए, तो हमने रिसीवेबल बुक किया है 100 का, रेवेन्यू बुक किया 96 का, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 4 की बना दी है। रिसीवेबल पूरा ही बुक करेंगे, 4 की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना देंगे कि हमें वापस करने पड़ सकते हैं। 31 दिसंबर 22 के ऊपर उसने मज़ीद ऑर्डर नहीं किया, तो आप जितनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखी हुई है ना आपने, वो सारी की सारी रेवेन्यू में क्रेडिट करके कहानी ख़त्म कर देंगे। 6 पुराने, यहाँ पर 6 और 4 ये 10 की रिवर्सल हो गई और रेवेन्यू लिखा गया। और हमें पैसे कब मिले हैं, दस ख़त्म हो गई कहानी, ये दूसरी एडजस्टमेंट मुकम्मल हो गई। अब इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं, तो इसका मतलब है इसके 4 मार्क्स होंगे, 1 2 3 4। ऊपर वाले के 3 मार्क्स, 4 3 7, और आखिरी एडजस्टमेंट के चांसेस हैं 2 मार्क्स होंगे। चलें तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहता है ऑन 1 नवंबर 22 FL 16 लगी थी येट टू गैमा 400 मिलियन, हमने बेच दिया है। FL also provided GL with a 5 million discount voucher. Discount voucher for an interior design work on yacht within 6 months. There is 80% likelihood that GL will be awarded the work of interior design within 6 months and will avail the discount. However, no interior design work was awarded till 31 December 22. FL normally sells such luxury yacht for 100 million without any discount voucher for the interior design work. अब डिस्काउंट वाउचर अगर पढ़ लिया है तो यार डिस्काउंट वाउचर की भी तो एग्जांपल है ना। और इसकी 49 नंबर एग्जांपल है। लो बच्चों, क्या इसके अंदर मोटा सा डिस्काउंट वाउचर लिखा हुआ एंटिटी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट A400 एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी गिव्स द कस्टमर अ 40% डिस्काउंट वाउचर।
फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू 100 रुपए तक की परचेज करने पर क्या करेगा, डिस्काउंट वाउचर 40 का अप्लाई हो रहा है इन द नेक्स्ट 30 डेज। द एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 डेज। इसके ऊपर पहले भी एक पास पेपर में आ चुका हुआ है काम, सेम रेप्लिका बना के तकरीबन। द 10% डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज इन एडिशन टू दी 40% डिस्काउंट वाउचर। ये तो 10% ओवरऑल डिस्काउंट लगाया है, वहां पर ये वो इन एडिशन टू 40% नहीं यूज हो सकता, बिकॉज ऑल द कस्टमर अवेल 10%, लिहाजा ओनली डिस्काउंट दैट प्रोवाइड्स कस्टमर विद अ मटीरियल राइट इज 30%। अब ये इंपॉर्टेंट पैरा कहता है टू एस्टिमेट द स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर इन अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ B42 द एंटिटी एस्टिमेट्स, क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, क्या ये तक रेप्लिका कर रहा है, 80% जो चीज दी हुई है ये तक रेप्लिका दे रहा है। 80% likelihood that customer will redeem the voucher and that the customer will on average purchase इतने additional product, इतनी additional product ले लेगा। Consequently, the entity estimate stand on selling price of discount voucher is 12. 12 कैसे बना है, कहता है 50 रुपए जो एवरेज खरीदेगा एडिशनल प्रोडक्ट के, उसके ऊपर 30% इंक्रीमेंटल डिस्काउंट रेट लगेगा और 80% लाइक्लीहुड लगेगी, तो स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अब स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस होगी तो आगे रेवेन्यू निकलेगा, एग्जांपल नंबर 33, 34 की बेसिस के ऊपर। अब आपने स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस बनानी है अपने कॉन्ट्रैक्ट की, आप जाएंगे और यहां पर आपकी स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस क्या बनती है, फिर डिस्काउंट वाउचर कितने का, 5 मिलियन का, लाइक्लीहुड कितनी है 80%, तो ये क्या हो गया 4 मिलियन बना आपका डिस्काउंट वाउचर की वैल्यू, और अगली और चीज के कितने वो खरीद लेगा वो आगे की कहानी है। 104 स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस, वो मजीद के जी इंक्रीमेंटल कितना डिस्काउंट होगा, बाद में फर्दर डिस्काउंट नहीं लगाया उसने, तो वो चीज़ नहीं आई दरमियान में। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 100 का, तो अब इस 100 और 104 टोटल 104 की बेसिस के ऊपर 100 डिवाइड बाई 100 तकसीम 4 और 4 तकसीम 100 ज़रब 104 ऐसे बनना था असल में। A B C D, A डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई बाई D, B डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई बाई D की आपकी प्राइस निकल कर आ जानी थी। और आपको जो ही आपने एंट्री लिखी 96.2 की एंट्री पास करनी थी रेवेन्यू की, इन चीज़ों के जाने पे, और बाकी की जो पैसे ले लिए हुए हैं वो डिस्काउंट वाउचर की एक लायबिलिटी आ जानी थी 3.8 की, कि जब डिस्काउंट वाउचर का टाइम ख़त्म होगा तब आप जाके उसको क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, अगर उसने नहीं अवेल किया होगा। अगर वो अवेल कर लेगा तो तब आप फौरी तौर पर उसको डिस्काउंट वाउचर की एंट्री पास कर देंगे कि ये अवेल हो गया है। तो कैश आ गया 1 नवंबर को 100 का, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 3.8 और रेवेन्यू 96.2, क्योंकि डिस्काउंट वाउचर ने अवेल होना है 3, 4, 5 महीने बाद, तो जब वो अवेल होगा या नहीं होगा, व्हाट्सएवर द केस, एंट्री पास हो जानी है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, टाइम लैप्स हो जाए या डिस्काउंट वाउचर अवेल हो जाए, तब एंट्री पास हो जाएगी। अब क्या तीनों एग्जाम्पल रेप्लिका थी? अगर तीनों एग्जाम्पल रेप्लिका थी और आपने पढ़ा हुआ था स्टैंडर्ड, तो मेरा ख्याल है 45% बच्चों को पास नहीं करना चाहिए था।
या कोई 70-80% बच्चों को कम से कम पास करना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन। तीनों एग्जाम्पल रेप्लिका, स्टैंडर्ड खोल के देख के चीज़ें की जा सकती थी अगर आपने पहले साथ साथ पढ़ी हुई हैं एग्जाम्पल्स। अगर नहीं पढ़ी फिर तो खोल ही नहीं सकते, फिर तो खोलने का फायदा भी कोई नहीं। पहले में एग्जामिनिंग mistakenly believe that the situation involved deferred consideration even though the consideration has already been received। उन्होंने कहा नहीं यार चीज़ें ही ऐसी रट्टा लगा हुआ है, और कहा कि पैसे बाद में मिलेंगे। फर्दर एट ईयर एंड 40% ऑफ द रेवेन्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड विच शुड नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने वही गलती की कि जो डॉज उसने पुट इन किया था वही डॉज के अंदर बच्चे अटक गए, और चीज गई नहीं हुई, रेवेन्यू लिखा ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखी ना, उन्होंने लिख दिया। कॉन्ट्रैक्ट 2 में receivable on 1st November was recorded with 96 million instead of 100 million। उन्होंने लिखी छाते के साथ दिया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनाई नहीं है, रिफंड लायबिलिटी बनाई नहीं है, और मार्क्स तो कट ही गए होंगे वहीं पे। Moreover, the adjustment required on 31 दिसंबर was omitted, लिखी नहीं है, रिफंड लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट किया ही नहीं है। क्या आपको पता भी चल गया? कॉन्ट्रैक्ट 3 में रेवेन्यू वाज एलोकेटेड टू अ डिस्काउंट वाउचर यूजिंग द स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मिलियन इंस्टेड ऑफ 4 मिलियन। 4 मिलियन किया ही नहीं, 80% को कहानी साइड पे कर दी। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हो यार, 20-25 एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर से पेपर बनना है, और वो भी नहीं पढ़ी जाती हैं हमसे। हा बच्चों को यही नहीं पता यार स्टडी टेक्स्ट में कौन कौन सी एग्जाम्पल डिस्कस हुई हुई हैं। शेमफुल। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 11 स्टडी टेक्स्ट में डिस्कस है, लेकिन एज सच जो प्रीवियसली आया हुआ है डॉक्यूमेंट के कौन कौन सी चीज़ टेस्टेबल है उसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है, इस वजह से आप भी करेंगे। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 24, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 31, 34, 36, 39, 38, 39, 40, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 38, 39, 40, देन 49 डिस्काउंट वाउचर, देन 63 बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। इतनी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं और आपसे ये नहीं हो रही। हा 5, 11, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 49 और 63। जी एक और इससे पिछला पेपर ऑटम 22 क्या कहता है, रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर नेसेसरी काउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 22 इन अकॉर्डेंस विद द IFRS। No marks will be awarded on entries without date। कोई एंट्री वार्ड नहीं की जाएगी अगर आप डेट्स की बगैर करेंगे। अब मैं जस्ट बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कशन करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा भाई
ये देखो कौन सी एग्जांपल है। On 1st July 22, RL entered into a contract with Falana to sell 50 laptops at a total consideration of 10 million. 50% laptops would be delivered on 20 July 22. 50% लैपटॉप क्या जाएंगे 20 जुलाई 22 को जाएंगे एंड द बैलेंस ऑन 15 अगस्त 22. RL was unconditionally entitled to receive full payment upon delivery of first lot of 25 लैपटॉप. अनकंडीशनल राइट क्या होता है? अनकंडीशनली एंटाइटल्ड टू रिसीव. अनकंडीशनल राइट होता है रिसीवेबल बोलते हैं, और अगर कंडीशनल राइट हो तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट बोलते हैं. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट. हम लोग पता ही नहीं, बस ठीक है जैसे चल से चल काम आता है. अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट, हाउएवर TL पेड फुल अमाउंट ऑन 31 जुलाई 22. हमें अनकंडीशनल राइट था कब 20 को डिलीवर ऑन 22 एंड बैलेंस ऑन 15 अगस्त. RL was unconditionally entitled to receive full payment upon delivery of first lot. फर्स्ट लॉट कब है 20 जुलाई को. लेकिन उसने 31 जुलाई को दिया. 7 अगस्त को द कॉन्ट्रैक्ट वाज मॉडिफाइड एज TL ऑर्डर एडिशनल 30 लैपटॉप्स ऑफ 190 ईच फॉर डिलीवरी ऑफ 25 अगस्त. These 30 laptops distinct but do not reflect the standalone selling price. It was agreed that TL would pay for 29 laptops only instead of 30 laptops. और ये भी अग्री किया है यार कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से एक लैपटॉप के पैसे नहीं देंगे. This discount has been given in compensation of minor defect identified in 25 laptops delivered on 20 July 22. TL settled the balance in September 22 as per the terms of the contract. All laptops were delivered as agreed. अब इसकी एक टाइमलाइन बनानी चाहिए आप, क्या क्या कुछ हुआ. 1 जुलाई को यहाँ पे डिलीवरी हुई है, यहाँ पे अनकंडीशनल राइट है, यहाँ पर रिसीट हुई है, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई, फिर जाके आगे डील करना चाहिए. अच्छा स्टैंडर्ड देखते हैं, क्या स्टैंडर्ड में इस तरह की कोई एग्जांपल है? एग्जाम्पल 38 और 39 मुझे खुद नहीं पता, मैंने ज़ुबानी याद नहीं की हुई. ये बेटा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की जो बात हुई थी यहाँ पे दी हुई है, ये देखें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की जो बात हुई थी ना, जो 40% रिकॉर्ड कर दिया था बच्चों ने, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की एग्जांपल 36 है. इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एसेट, कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट. ले जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड रिसीवेबल. रिसीवेबल की कहानी, कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी एंट्री बनेगी कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, तब जब जाके कंसिडरेशन पे होगी, क्योंकि हम रुके रहेंगे चाहे, क्योंकि राइट अनकंडीशनल नहीं है, कोई भी बंदा कैंसिल कर सकता है. अगर कोई भी बंदा कैंसिल ना कर सकता हो तो तब क्या कहानी है? द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज ड्यू ऑन 31 जनवरी which is when the entity recognized are receivable because it has an unconditional right to consideration.
तो एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। अनकंडीशनल राइट है, पैसे अभी मिले भी नहीं है, लेकिन अनकंडीशनल राइट है तो रिसीवेबल बुक करो, साथ ही लायबिलिटी भी बुक कर लो। लायबिलिटी किस लिए है कि आपने गुड्स देनी है, रिसीवेबल किस लिए है कि आपने पैसे लेने हैं, क्योंकि अनकंडीशनल राइट है। एंटिटी जब रिसीव करेगा कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, जब एंटिटी डिलीवर करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्रीज लिखी हुई हैं। अब जाएं और जाकर देखें क्या एंट्रीज हैं कौन कौन सी, क्या यही बनती हैं। अच्छा जी, अनकंडीशनल राइट 20 जुलाई को बनता है जब हमने चीज़ें दे दी हैं। ये लिखा हुआ है ना, अनकंडीशनल एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल पेमेंट अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट लॉट, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। तो 1 जुलाई हमने 20 जुलाई को चीज़ें भेजी होंगी। क्या की होंगी, 20 जुलाई को चीज़ें भेजी होंगी। जब 20 जुलाई को चीज़ें भेजेंगे तो हमारी रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। रीज़न क्योंकि हमने चीज़ें दे दी हैं, भेज दी हैं, तो रेवेन्यू लिखना है। और अगर हमें कॉस्ट कोई दी होती क्वेश्चन में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट भी करनी थी। अब पैसे जब आएंगे तो बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा 1 जुलाई को तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो कोई एंट्री नहीं, 20 जुलाई को रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, और 20 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अच्छा 50% है, 20 जुलाई को सारी की सारी पेमेंट रिसीवेबल बुक करनी है, फुल पेमेंट का अनकंडीशनल राइट है, तो यहाँ पर फुल पेमेंट कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 50% गुड्स डिलीवर होने के ऊपर, उसी दिन 50% गुड्स गई हैं, लेकिन अनकंडीशनल राइट फुल अमाउंट के ऊपर है, ए फुल पेमेंट। अनकंडीशनल राइट फुल पेमेंट पर है, जबकि चीज़ें अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट लॉट ऑफ 25 लैपटॉप्स, 50 लैपटॉप्स की कहानी हुई है, 50% लैप्ड, और ये 25 होंगे जो कि 50% होंगे। टोटल कितने जाने हैं, 50। 10 मिलियन रिसीव करना है, आधे चले गए तो 5 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर लिया, और पैसे में मिले फुल अमाउंट 31 जुलाई को, तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मौजूद रहेगी। 7 अगस्त के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो रहा है, एडिशनल 30% लैपटॉप्स के ऊपर। 31 जुलाई, अब हमारा साल ही खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, 31 जुलाई को पैसे मिल गए, कहानी खत्म हो गई। 7 अगस्त हमारे साल में है ही नहीं, या है हमारे साल में ही है ना कि नहीं है? 31 दिसंबर नहीं, हमारा साल कब है? 31 अगस्त है, क्या है? 31 अगस्त है, 31 अगस्त, 31 अगस्त है। और कहानी यहाँ पर, ये वाली कहानी भी पूरी मॉडिफिकेशन, अब ये मॉडिफाइड है ना। एग्जाम्पल 5 देखें, क्या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है? यस, एग्जाम्पल 5 मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। मीन्स मॉडिफिकेशन की कहानी कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद होगी। एक चीज़ जो हम एग्जाम्पल 38 या 39 देख रहे हैं, उसके अंदर भी आगे कहानी अगले केस के अंदर मौजूद होगी, इसी की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। हमने कहानियाँ पढ़ी नहीं है, हा। अब मैं इस वक्त सारी की सारी कहानियाँ नहीं पढ़ा सकता आपको। एग्जाम्पल 39 देखें। नहीं, पता नहीं कौन सी जगह पे है, कौन सी एग्जाम्पल में है। बहरहाल मैं वो उसको डिस्कस करता हूँ और कहानी को ख़त्म करता हूँ, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो।
आपको एग्जांपल लिखवा दी हैं, आप एग्जांपल सारी की सारी क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा और स्टडी टेक्स्ट सामने रख के रीड करें, उसकी सारी एग्जांपल्स को सामने रख के रीड करें ताकि आपको उस एग्जांपल का समझ भी लगती चली जाए, उस एग्जांपल को करें भी स्टडी टेक्स्ट के साथ। क्योंकि इस वक्त इस दहाने पर मैं आपको पढ़ा तो सकता नहीं हूँ पूरा स्टैंडर्ड, मैं तो आपको मैक्सिमम ये चीज़ इनपुट दे सकता हूँ कि जनाब ये 2-3 चीज़ें मैंने करवा दी हैं और ये चीज़ जब तक नहीं करोगे तब तक नई जो चीज़ आएगी ना वो नहीं कर सकोगे, नए सिनेरियो को डील नहीं कर सकोगे जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो। और ये इतना छोटा सा स्टैंडर्ड तो है नहीं, 15 दिन के अंदर ख़त्म करवाता हूँ मैं। 15 days it took to do a bigger amount। सही तरीके से 12, 13, 14, 15 दिनों के अंदर ख़त्म होता है ये स्टैंडर्ड, इससे कम में बनता ही नहीं है। स्टैंडर्ड ख़त्म करना, बेस बनानी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। अब इस वक्त तो ये टाइम है ही नहीं, इस वक्त तो आप लोग पढ़ चुके हुए हैं सारा कुछ, सिर्फ आपको क्या करना है, बूस्टर चाहिए, आपको एक गाइडलाइन चाहिए। हाँ, अच्छा बच्चों, अब क्या कहानी थी, 7 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वाज मॉडिफाइड और एडिशनल 30 लैपटॉप्स एक नवे पर टू बी डिलीवर्ड ऑन 25 अगस्त। These 30 laptops are distinct and but do not reflect the standalone selling price। standalone selling price reflect नहीं करते, distinct हैं। और जब standalone selling price नहीं करते तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइड कंसिडर होता है, पुराना अलहदा नया अलहदा। एक पिछले वाले की वजह से जो आपने जो पहले चीज़ें भेजी हैं उसकी वजह से आपकी जो है रेट कुछ में चेंज आ रही है, कोई चीज़ पहले गलत चली गई होगी जिसकी वजह से आपने अब 29 लैपटॉप्स के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया कि प्राइस आप 29 लैपटॉप्स की दे दीजिएगा, हम आपको 30 लैपटॉप्स देंगे। दिस डिस्काउंट हैज़ बीन गिवन इन कंपेंसेशन ऑफ माइनर डिफेक्ट आइडेंटिफाइड इन 25 लैपटॉप्स। मीन्स ये 25 लैपटॉप से रिलेट करता है, उससे रिलेटेड वापसी है, उससे रिलेटेड रेवेन्यू खराब हो रहा है, उसकी एग्रीमेंट की आपने। 20 जुलाई को गए थे। टीएल सेटल द बैलेंस इन सितंबर 22 एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग सितंबर में भी भाग गए होंगे एंट्रीज करने, 31 अगस्त लास्ट डेट है, 31 अगस्त लास्ट डेट के ऊपर कहानी रोक देनी है, उससे आगे नहीं जाना। अब आपकी एंट्रीज का मतलब है 7 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है और उसी वक्त डिसाइड हो गया कि अब पैसे 29 के जाएंगे, तो आपकी 7 अगस्त के ऊपर लायबिलिटी आइडेंटिफाई हो गई है कि आपने ज़्यादा रुक कर लिया हुआ है, तो 7 अगस्त के ऊपर डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, अपना पुराना रेवेन्यू को कम करो। एक लैपटॉप की कहानी, एक 90 का, एक 90 पैसे कम देंगे, तो एक 90 का जो रेवेन्यू पीछे रिकॉर्ड कर चुके हो उसको रिवर्स करो और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अपनी बढ़ाओ। और अगर पैसे लेने वाले होते तो फिर मैंने रिसीवेबल बुक कर देना था, रिसीवेबल को क्रेडिट कर देना था। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, पैसे पहले से आ चुके हूँ मैं। अगर मैंने पैसे लेने होते तो मैंने अपना पैसा लेना कम कर देता, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ना करता। अच्छा, अब ब्लेंडेड प्राइस बनेगी एक 5000 पुराने प्लस 30 ज़रब 190 तकसीम 25 प्लस 30। अब ये एक जैसे ही होंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जानी होंगी, 25 जमा 30, 25 पुराने वाले और 30 नए वाले। अब इनकी नई एक रेट बनेगा 194.54, एक एवरेज रेट। या आपको एग्जांपल नंबर 5 के अंदर भी शायद थोड़ा बहुत इसका आइडिया मिल जाएगा। मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, क्या आपने मॉडिफाई करना है, नहीं करना, आपने लेना है या नहीं लेना, आप इसको मॉडिफिकेशन कंसिडर करेंगे या नहीं कंसिडर करेंगे। और वहां पर एग्जैक्टली यही वाली रेप्लिका चीज मौजूद है। तो यह आपने एक नई चीज रिकॉर्ड की। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अब आपकी बन कितनी चुकी हुई है, आपको एक टी अकाउंट बनाना चाहिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का। ये बना हुआ जी, 10,000 क्रेडिट किया था, बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट,
फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट किया था, अब एक और एंट्री का पास किया आपने 190 की, रेवेन्यू डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, 3 एंट्रीज हो चुकी हुई हैं। तो इसको आप ऐसे भी वर्कआउट कर सकते हैं, 5190 हो चुका हुआ है, माइनस 4864। 4864 क्या चीज़ है? रेवेन्यू है जो आपने बाकी की प्रोडक्ट्स भेजी हैं। किस तारीख पर? 15 अगस्त पर। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट इतने का 25 प्रोडक्ट्स गई, ज़रा 194.54 जो नया आपने रेट निकाला उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होके सारी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से आपने मॉडिफाई कर लिया। टोटल 30 जमा 25, लेकिन एक एवरेज रेट निकाल लिया, उस एवरेज रेट की बेसिस के ऊपर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। किस तारीख पर? 15 अगस्त पर। और 25 अगस्त के ऊपर वंस अगेन आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इतने के ऊपर पहुंच गई होगी। ये आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाते जाते तो ज़्यादा आसानी रहनी थी स्टेटमेंट फॉर्म की बजाय। मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बार बार लिखा हुआ है, अच्छी बात नहीं है स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। टी अकाउंट इज़ बेस्ट, या उससे भी बेस्ट है 3 कॉलम रनिंग बैलेंस लेजर, ताकि हर एंट्री के बाद आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस बनता चला जाए। 3 कॉलम रनिंग बैलेंस लेजर यूं बनता होता बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 10,000 एक एंट्री, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 10,000, फिर 10 रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 5,000, बैलेंस कितना आ गया? 5,000 का। फिर रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, रेवेन्यू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 190 था ना? यस 190 था। अब बैलेंस कितना हो गया होगा? 5190। किधर गया? 5190 बैलेंस हो गया होगा। उसके बाद आपकी ये वाली एंट्री आई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 4864। जब आप 4864 की एंट्री पास करेंगे तो आपका बैलेंस 326 रह जाएगा। और जब आप मज़ीद 25 अगस्त पे चीज़ें भेजेंगे जिसके पैसे बाद में मिलने हैं, 25 अगस्त किधर गया? ऊपर 20 जुलाई 25 लैपटॉप्स, 25 अगस्त 25 अगस्त को जब आप सारी की सारी चीज़ें, बाकी की 30 चीज़ें भेजेंगे तो तब आपकी एंट्री पास हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 326 ख़त्म कर दिया, रिसीवेबल बाकी का, और इतने की 30 यूनिट्स के आप ये चीज़ें भिजवाई हैं, रेवेन्यू लिखेंगे, इतना रिसीवेबल स्टैंड हो जाएगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ हाउ यू विल मेक योर वर्किंग। और डेट वाइज जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपसे काम नहीं होगा। आप हमेशा डांडोली फिरेंगे। लिहाजा जितनी वर्किंग्स हैं वो आपको करनी चाहिए। अगला जो पार्ट है वो एग्जांपल 33 और 34 से रिलेट करता है। बी पार्ट इसका एग्जांपल 33, 34 से रिलेट करता है। ये मैंने लिखा हुआ है, आपको बता दिया है, पढ़ाया हुआ है पहले से मैंने, तो उसी चीज़ को मैंने लेकर आपको करवाने की कोशिश कर दी है, डिस्कस करने की कोशिश कर दी है। ठीक, इसीलिए आपको ये मेरे हाथों से लिखी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मैंने खुद लिख के करवाया हुआ है। इट वाज डन ऑनलाइन, इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। और अगर मैं फिज़िकली पढ़ा रहा होता, जैसे अब पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा होना था। फिर ये चीज़ जस्ट क्वेश्चन इधर होना था, आंसर यहाँ कहीं पे होने थे। अब चूँकि टाइम नहीं है आंसर वहाँ पर ले जाने का, इस वजह से आपके लिए ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है।
आपको अगली एग्जांपल बता दी है कि एग्जांपल 33 और 34 की मिक्सचर है अगला पार्ट। और जितने भी हिस्टोरिकली आप उठाकर देखेंगे क्वेश्चंस, आपको 99% वो मिल जाएंगे स्टैंडर्ड से। केस बी है एग्जांपल 5 का जी, वो भी मैंने लिखा हुआ है। एग्जांपल 5 का केस बी है जो ये चीज़ आ रही है। और बच्चे हो गए हैं परेशान कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। उनको परेशान नहीं होना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, केस बी। थोड़ी सी जस्ट एक हिंट देने लगा हूं। ये 80 प्रोडक्ट पर के ऊपर गए, कस्टमर डिस्कवर दैट इनिशियल 60 प्रोडक्ट ट्रांसफर टू द कस्टमर कंटेन्ड माइनर डिफेक्ट दैट वर यूनिक टू दोस डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स। जो हमारे क्वेश्चन के अंदर से रिलेट कर रहा था, सेम रेप्लिका चीज। और द एंटिटी प्रोमिसेस अ पार्शियल क्रेडिट ऑफ 15 पर प्रोडक्ट, जो कि अभी क्वेश्चन में 190 रुपए आई थी, टू कंपनसेट द कस्टमर फॉर द पुअर क्वालिटी। सेम चीज। एंटिटी एंड द कस्टमर एग्री टू इनकॉर्पोरेट द क्रेडिट ऑफ दिस इनटू द प्राइस दैट द एंटिटी चार्जेस फॉर द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स। यहां पर भी 30 प्रोडक्ट्स ही हैं, यहां तक वो रेप्लिका के ऊपर जा रहा है कि प्रोडक्ट्स के नंबर भी उतने ही रख रहा है। अभी क्वेश्चन में भी ये देखा ना, 30 प्रोडक्ट्स एडिशनल आई हैं, यहां पे भी 30 प्रोडक्ट्स ही आई हैं। बस उसने हल्का सा चेंज कर दिया है, उसने प्राइस की बजाय एक प्रोडक्ट कम के पैसे कर दिए। इतना तो उसका हक है, इतना तो हक बनता है, इतना तो देना चाहिए। और एवरेज की कहानी भी यहां पर ही है कहीं ना कहीं पे। मॉडिफिकेशन, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज अ रिडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस। जब हमने रिड्यूस किया था, रिडक्शन, रेवेन्यू डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, एंड देयरफॉर अ रिडक्शन इन रेवेन्यू फॉर द इनिशियल 60 प्रोडक्ट्स। रिडक्शन इन रेवेन्यू, रिडक्शन इन रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू डेबिट करो। क्या उधर भी ये लिखा हुआ था? फलानी प्राइस नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। हा क्या यहां पर भी ब्लेंडेड प्राइस का जिक्र है? जो हमने वहां पे बनाई थी, एवरेज बनाई थी। अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू फॉर द अमाउंट रिमेनिंग प्रोडक्ट इज ब्लेंडेड प्राइस ऑफ दिस। 100 प्रोडक्ट की तरफ 60 नई प्रोडक्ट्स का रेट, प्रोडक्ट नॉट येट डिलीवर्ड, प्लस 80 तरफ 30 नई प्रोडक्ट्स का रेट, डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट्स। एक पूरे का पूरा तरीकाकार भी स्टैंडर्ड में वजह है कि आपने एक एवरेज प्राइस बना ली और वही वाला सेम रेप्लिका क्वेश्चन उसने बनाकर दे दिया। पढ़ेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। थैंक यू जी। इससे ज़्यादा मैं इस वक्त इस दहाने पर इसकी कोई समरी इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकता कि आपको डिटेल समरी में कोई डिस्कस कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। हर एग्जाम्पल के अंदर चीज़ छुपी हुई है, एग्जाम्पल्स ही डिस्कस होंगी तो ही बात बनेगी। और अभी कितनी एग्जाम्पल्स हो गई? 4-5 तो यहीं पे डिस्कस ही हो गई हैं। किस तरीके से? 3 सवालों के अंदर ही आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से रेप्लिका बना रहा है, चीज़ें वही वाली ले रहा है। तो खुदारा स्टडी टेक्स्ट उठाएं, उसके अंदर एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस बने हुए हैं, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इन्हीं की बेसिस के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स बनी हुई हैं, उनको करें साथ साथ। अगर ये वाला क्वेश्चन टैकल करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो कोई कह लें एक दिन के 5-6 घंटे इकट्ठे करें
एग्जाम्पल्स पढ़ते जाएं, साथ साथ स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल देखते चले जाएं जहाँ पे जनरल डिस्कस हुई होंगी, साथ साथ करते चले जाएं, साथ साथ इना गो करें। इना गो करेंगे बात बन जाएगी, इना गो नहीं करेंगे तो फिर क्या लें, एक क्वेश्चन गया। और अगर ये 15 मार्क्स का आ गया ना तो काम और गया। और मेरे ओपिनियन में इसको 15 मार्क्स का पूछा जाना चाहिए है, और वो पूछ भी लेगा, उसके पास मार्जिन भी है। सबसे बड़ा ग्रेड है ये वाला, कम से कम 35 मार्क्स का ग्रेड। IAS 12 से कम कर सकता है, एक्सप्लेनेशन के ऊपर जा सकता है, लाजमी तो नहीं, उसने ठेका तो नहीं लिया IAS 12 में सिर्फ 15 मार्क्स से ही पूछना है। इसको 18 मार्क्स पे ले जाए, 17 मार्क्स पे ले जाए, IAS 12 को 10 मार्क्स पे ले जाए, पॉसिबल। अभी क्या कर रहा है, 15 मार्क्स IAS 12, 10 मार्क्स ये 25 मार्क्स, बाकी के 10 12 मार्क्स 15 मार्क्स बाकी के स्टैंडर्ड। IAS 10 37, IAS 21 था, एथिक्स था, वो तो छोटे छोटे से हैं। जब दिल किया इसको बड़ा क्वेश्चन बना देना उसने, जब दिल किया। 5 मार्क्स में के 3 सिनेरियो दे दे। अभी कितने मार्क्स से दे रहा है, 3 मार्क्स के सिनेरियो, 5 मार्क्स के 3 सिनेरियो बना दे। हल्का सा कॉम्प्लिकेट करे, करेक्शन ऑफ एंट्रीज पूछ सकता है, ओरिजिनल आती होगी करेक्शन कर सकते हो। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया है और वो एक वाहिद क्वेश्चन था करेक्शन ऑफ एरर का, जिसके अंदर थोड़ी बहुत एग्जाम्पल से हल्की सी दूरी थी, थोड़ी बहुत, उसमें भी एग्जाम्पल फिट इन हो रही थी। हैं यही 20-25 एग्जाम्पल्स। थैंक यू वेरी मच जी। IFRS 15 क्लोज्ड, बंद कर दें।